हेलो माय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने कंपनी की मीनिंग को स्पष्ट किया था। आज मैं कंपनी के फीचर्स मीन्स कैरेक्टर्स को एक एक करके आपको बताऊंगा। ये कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मैंने आपके सामने नोट आउट कर रखे हैं। और भी हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको समझा और पढ़ा जाता है। इनके साथ में जो शेष बच जाते हैं वो इन्हीं के साथ में स्वयं से स्पष्ट होते हैं। अब यहाँ पर जब हम इन फीचर्स को देखते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे जा कर के डेफिनीशन को मेमोराइज करते हैं कि एक डेफिनीशन जो प्रोफेसर हैने साहब ने दिया उसमें कई एक फीचर्स मिलते हुए मैच करते हैं। जैसे कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, निगमित संस्था है, हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो इतने फीचर्स तो प्रोफेसर हैने साहब की डेफिनेशन से स्पष्ट होते हैं। अब बात है कि इनके बारे में इनका विस्तृत समझ हमको करनी है। देखें, बात करते हैं ऐच्छिक एवं निगमित संस्था, वॉलंटरी एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन इसलिए कहा गया क्योंकि मिस्टर एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन लोगों ने स्वतंत्र रूप से एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि हम लोग अभी तक पार्टनरशिप, सोल ट्रेड या पार्टनरशिप चला रहे थे, क्यों ना हमें कंपनी के रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो इन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से एक व्यवसाय करने का निर्णय लिया। निर्णय लेकर के इस निर्णय के साथ ही अपने व्यावसायिक स्वरूप को एक कंपनी एक्ट के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत उस व्यवसाय को पंजीकृत करा दिया। तो जैसे ही इस अधिनियम के अंतर्गत उनका बिजनेस यानी कि वो समूह पंजीकृत हो गया, उसी समय वो एक निगमित संस्था बन गई, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो गई। राइट? तो ऐच्छिक थे तो यहाँ पर हम बात करते हैं वॉलंटरी, स्वेच्छा से। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि तुम कंपनी बनाओ, लेकिन इन्होंने अपनी स्वतंत्र सहमति के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन के उद्देश्य निर्धारित किए कि ये हमारा संगठन व्यवसाय करेगा। उन निर्णयों के साथ संगठन के स्वरूप को निर्धारित करते हुए इस कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसे जैसे ही पंजीकृत करा दिया तो वह एक निगमित संस्था बन गई, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बन गई। राइट? वहां पर स्वेच्छा थी इनकी सबकी, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। स्वतंत्र रूप से मिलकर के एक व्यावसायिक स्वरूप को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जब पंजीकृत कराया तो वो निगमित संस्था के रूप में आया। अब यदि हम इसकी बात करें, ये हो गई। अब इसी से इसको लिंक करें तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत ये इनका व्यावसायिक संगठन पंजीकृत हो गया, तो जैसे ही पंजीयन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इस रजिस्ट्रेशन के साथ ही ये एक संगठन जो था वो कंपनी के रूप में आ गया। ये इसको कंपनी कहा गया।
और कंपनी जब कहा गया तो लॉ ने इसको एक कैरेक्टर प्रदान किया कि तुम एक व्यक्ति हो। मीन्स कंपनी एक पर्सन है, बट ये पर्सन कब बनी? जब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संगठन पंजीकृत हुआ। तो उस पंजीयन के प्रोसेस से इस कंपनी का बर्थ होता है, जन्म होता है। ऐसी स्थिति में नेचुरल पर्सन का बर्थ होता है प्रकृति के द्वारा, लेकिन यहाँ पर प्रकृति शब्द नहीं आया और प्रकृति नहीं है, कंपनी अधिनियम ने इसको जन्म दिया। जब कंपनी अधिनियम ने इसको जन्म दिया तो ये प्राकृतिक पर्सन नहीं हो सकता। तो ये कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी लॉ की निगाहों में, दृष्टि में, ये एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में प्रकाश में आया। इन्होंने कहा कि तुम पर्सन हो बट आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, विधान द्वारा इसको कृत्रिमता प्राप्त की हुई। आर्टिफिशियलिटी किसने दिया? लॉ ने। पर्सन किसने बनाया? लॉ ने। तो ये एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति के रूप में जब कोई कंपनी किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई संगठन पंजीकृत हो जाता है तो वो एक कृत्रिम व्यक्ति की शक्ल और उसका कैरेक्टर धारण कर लेता है, व्यक्ति बन जाता है। राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं सेपरेट एंटिटी। ध्यान रहे कि जैसे ही कंपनी ने जैसे ही इस संगठन ने कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करा लिया तो यह एक कृत्रिम व्यक्ति बन गई। मीन्स कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति बन गई। और जब ये कृत्रिम व्यक्ति बन गई, ध्यान दीजिएगा, ये कृत्रिम व्यक्ति, थोड़ा सा मैं इसको नोट आउट करता हूं बैक से कि यहां पर कृत्रिमता मायने रखती है, इसको बहुत सीरियसली ध्यान दीजिएगा। एंड सो ऑन। ये एक कंपनीज एक्ट 2013। अब देखिए, ये एक कंपनी बन गई। तो जब ये कंपनी बन गई, इसका जन्म लॉ के द्वारा हो गया और यह एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का कैरेक्टर मिल गया। तो ये पर्सन राइट बन गई। अब यहां पर देखिए, ये दो पार्ट हो गए कि ये तो कंपनी बन गई, ये उसके सदस्य थे संगठन के। तो जब संगठन के सदस्य, अब यहां पर देखिए संगठन के सदस्य अलग हो गए, उनका अलग एग्जिस्टेंस हो गया और कंपनी ने अपना अस्तित्व अलग धारण कर लिया, शक्ल बना ली। यदि हम इस तरीके से कहें कि ये लोग ये कंपनी, इन लोगों के द्वारा इस कंपनी को पंजीकृत कराया गया। तो जैसे ही पंजीयन हुआ, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल, ये कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन गई। मीन्स ये आर्टिफिशियल पर्सन बन गई। तो जब पर्सन बन गई तो ये ऑलरेडी पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन मिक्स तो नहीं होंगे।
और इनका अपना डिसीजन मेकिंग है, इनकी अपनी डिसीजन, अर्थात लॉ ने इनके बीच में इनकॉर्पोरेशन रूप का पर्दा खड़ा कर दिया। इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट वेल पैदा कर दी, निगमित पर्दा खड़ा कर दिया, निगम रूपी कानून रूपी पर्दा खड़ा कर दिया और कहा अब तुम इधर हो और हम इधर हैं। दिस मीन्स तुम्हारा अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है। आप अपने व्यक्तिगत डिसीजन आप लेंगे, मैं अपनी व्यक्तिगत डिसीजन स्वयं लूंगी। इसको कहते हैं सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी के संदर्भ में मैं थोड़ा सा आगे चलाऊं तो ये होता है कि इसमें एक केस लाया जिससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। सालोमन वर्सेस कंपनी लिमिटेड। सालोमन कंपनी लिमिटेड। सालोमन एक जूते का व्यापारी था। ये जूते का व्यापार करता था। इसका एक लेदर का बिजनेस था। इस बीच में इसने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लें। तो कंपनी में कन्वर्ट करने का इसने प्रोसेस फॉलो किया। तो कंपनी में लिमिटेड कंपनी के लिए 7 न्यूनतम मेंबर्स चाहिए। तो इसने क्या किया, एक तो सालोमन हो गए, दूसरा इसकी वाइफ हो गई और 1 2 3 4 5 एक तो डॉटर है और ये 4 सन्स हैं इसके। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 मिलकर के इन्होंने कंपनी को पंजीकृत करा लिया और इन सभी को एक पाउंड का, जो एक शेयर की वैल्यू 1 पाउंड थी, तो इन सबको एक शेयर 1 रुपए का दे दिया गया, राइट। और जितनी शेयर्स थे वो सालोमन ने अपने पास रख लिए, स्वयं धारक बन गए। ये इस आधार के ऊपर इन्होंने कंपनी सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड को जन्म दिया। अब बात आई कि जब कंपनी पंजीकृत हो गई तब इन्होंने अपने व्यापार को कंपनी को सेल कर दिया। तो जब ये इसको सेल करेगा तो कंपनी ने इसको परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया। अब बात आई कि परचेज कंसिडरेशन था कितना, तो ये 39,000 पाउंड का हुआ। तो इसमें क्या किया कि 20,000 के शेयर्स, 20,000 शेयर्स और 10,000 के डिवेंचर्स, यहां पर हम कह दें सिक्योर्ड डिवेंचर्स। ठीक है, और 9,000 कैश के रूप में पेमेंट किया, राइट। तो इस प्रकार से परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट सालोमन कंपनी लिमिटेड ने सालोमन को कर दिया। कंपनी मूव कर गई, आर्थिक समस्याएं आगे आईं, व्यवसाय लाभ के बजाय घाटे की तरफ, नुकसान की तरफ, लॉस की तरफ बढ़ने लगा। स्थिति ये आई, एक समय ये कंपनी यानी कि वाइंड अप हो गया, इसका लिक्विडेशन में चली गई। जब लिक्विडेशन में चली गई तो अब यहाँ पर एक बात आई कि उसकी असेट्स बेच करके लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाए। तो असेट्स जब बेची गई
तो वो इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाया कि वो डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट कर पाए। इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाया कि डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर पाए। उससे लगभग मिला था 1055 पाउंड लगभग। स्थिति यहां संगीन थी। अतः उस सारे पैसे पर, उस पूरे रियलाइज्ड वैल्यू पर शालोमन ने अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि वो डिवेंचर होल्डर था। डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड थे हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज से। तो जो अन्य क्रेडिटर्स थे, जो लगभग 17,773 की वैल्यू रखते थे, इन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक नहीं है। यहाँ पर तो सालोमन और सालोमन कंपनी लिमिटेड में अंतर ही नहीं है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में इन्होंने मुकदमा कायम कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड में सर्वसम्मति से ये निर्णय दिया गया कि ये बात नहीं है। यहाँ पर सालोमन एक व्यक्ति हैं और सालोमन कंपनी लिमिटेड एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है। दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। लॉ ये भी कहता है कि एक ही व्यक्ति कंपनी का डिवेंचर होल्डर हो सकता है और शेयर होल्डर हो सकता है। उसके लिए ये नहीं कहीं पर डिफाइन किया गया कि एक शेयर होल्डर डिवेंचर्स को परचेज नहीं कर सकता। और डिवेंचर्स चूंकि हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज थी, जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसका एक पेमेंट का ऑर्डर होता है। तो पहले तो जो मॉर्टगेज है, मॉर्टगेज लोन दिए जाते हैं, लोन का पेमेंट होगा। जैसे गिरवी कोई चीज रखी हुई है तो सबसे पहले उनको भुगतान हुआ। देन यहां पर सिक्योर्ड आते हैं, सिक्योर्ड लोन का पेमेंट होगा। सिक्योर्ड लोन के पेमेंट में यहां पर डिवेंचर सिक्योर्ड थे। इसके बाद कुछ बचता है तो अनसिक्योर्ड की तरफ जाता है। तो यही नहीं हो पाया, यही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इनको कुछ नहीं मिला। अतः यहां पर एक फैक्ट क्लियर होता है कि दोनों के बीच में अस्तित्व भिन्न भिन्न है। दोनों के अस्तित्व भिन्न भिन्न है। तो ये फैक्ट या तथ्य यहां पर सेपरेट एंटिटी स्पष्ट होता है। यहीं पर जब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, सेपरेट एंटिटी के बाद परपीचुअल सक्सेशन। एक चीज ध्यान से देखें, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है सतत निरंतर चलने वाला अस्तित्व, जिसमें चूंकि यह एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके प्रकृति के प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता। बम भी इसको खत्म नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ये निरंतर, अब यहां पर इसके ओनर तो ये हैं, शेयर होल्डर हैं, यही सदस्य उसके मालिक कहलाते हैं। अब यहां पर यदि सदस्य एक मर गया, कंपनी चल रही है, क्योंकि दोनों का क्या है, अस्तित्व के बीच में पर्दा है। इनका अस्तित्व अलग है, इनका एग्जिस्टेंस अलग है। तो इनके एग्जिस्टेंस से इनके पर प्रभाव क्यों पड़ेगा? सीधी सी बात है, ये इससे प्रभावहीन है। इसमें दो और आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर कंप्लीटली सेपरेट एग्जिस्टेंस है कि सदस्य के आने और जाने से कंपनी के व्यवसायिक अस्तित्व या कंपनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। राइट? अब इसका असर क्या पड़ा? अब यहां तक हमने यहां ये पहुंच गए। अब ये देखते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी में एक फैक्ट आया कि यहां पर ये कहा गया कि यहां इस कंपनी के तो ये सामूहिक मालिक हैं, जितना जितना इन्होंने शेयर परचेज किया है उतने शेयर के ये लोग
इसमें मालिकाना हक रखते हैं। तो मालिकाना हक जब रखते हैं तो अब बात आई कि इनकी लायबिलिटी क्या होगी। तो लॉ ने कहा कि यदि इन्होंने ₹1 100 शेयर्स एट द रेट ₹1 का लिया है तो ₹100 की लायबिलिटी इनकी बनती है एक व्यक्ति की। यदि वहां पर इन्होंने ₹40 पेड कर दिया है तो रिमेन्स कितना बचता है ₹60। तो कंपनी यदि लिक्विडेट हो जाए या वाइंडिंग अप में चली जाए, ऐसी स्थिति में इन मिस्टर को सिर्फ ₹60 की दायित्व इनके ऊपर आएगा। ₹60 के लायबिलिटी ये बियर करेंगे और इनको ₹60 कंपनी को देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य के साथ इसके बावजूद भी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो रिमेनिंग लायबिलिटी है वो फुलफिल नहीं होती तो ना हो, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने जितना अपना एक शेयर लिया था, अनुबंध किया था, उस अनुबंध को पूरा कर दिया। अब इसकी लायबिलिटी नहीं पूरी हो रही तो इनसे कोई लेना देना नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। तो इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिए हुए अंशों के अंकित मूल्य तक उनका दायित्व सीमित होता है। देन आती है बात सार्वमुद्रा की। तो जब सार्वमुद्रा की हम बात करते हैं तो यहां पर फिर वही बात आई कि कंपनी एक आर्टिफिशियल है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल है। इसके दिमाग नहीं है, हृदय नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकती, किसी अपने व्यापारी से बातचीत नहीं कर सकती। तो व्यवसाय के लिए ये सब कुछ चाहिए। तो इन सारे व्यवसाय को करने के लिए कंपनी के संबंध में व्यवसायिक निर्णय या प्रबंध को संचालित करने के लिए इन शेयर होल्डर्स में से कुछ लोगों को एज ए डायरेक्टर के रूप में ये लोग आपस में मिलकर के कुछ व्यक्तियों को चयनित कर लेते हैं और चयनित करके वो वही चयनित व्यक्ति जिनको हम एक को डायरेक्टर कहते हैं, उनके समूह को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, वे लोग मिल करके इस कंपनी के व्यवसाय को देखते हैं। जब व्यवसाय को देखते हैं तो इन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कंपनी चूंकि बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, तो अनुबंध क्या करेगी? तो अनुबंध करेंगे इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस किए हुए अनुबंध पर कंपनी की सार्वमुद्रा कॉमन शील एक मोहर होती है जिसके ऊपर कंपनी का नाम खुदा हुआ होता है। वो जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी की सार्वमुद्रा लगा दी गई तो ये माना गया कि ये संबंधित कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के द्वारा किया गया है और उस अनुबंध के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो गई। उसके लिए डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। 2015 के कानून के संशोधन में अब सार्वमुद्रा का रखा जाना ऐच्छिक हो गया, कंपनी रखे या न रखे, राइट। वो तो बात दूसरी है, लेकिन सार्वमुद्रा को हमें समझना है कि एक मोहर है, मोहर पर कंपनी का नाम खुदा हुआ है और इन डायरेक्टर्स के द्वारा लिए गए निर्णयों पर जब सार्वमुद्रा अंकित कर दी जाती है, लगा दी जाती है, तो वो निर्णय कंपनी के द्वारा लिया हुआ माना जाता है और उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पर आते हैं हस्तांतरण योग्य शेयर अंश, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इसमें ये है कि मिस्टर ये एक्स, हम इनको एक्स मान लें, इनको वाई मान लें, इनको जेड, तो मिस्टर एक्स के पास शेयर थे, इनको पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने क्या किया कि मिस्टर ए को अपने शेयर्स बेच दिए। ये ध्यान रहे कि ये बेचा जब इन्होंने तो कंपनी की कंसेंट नहीं ली, वहाँ इनकी कंसेंट की जरूरत नहीं है कि ये हम शेयर इनको बेचें या ना बेचें, अर्थात स्वतंत्र है ये व्यक्ति
ये शेयरधारक स्वतंत्र है अपने अंश को किसी को बेच दे। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और कोई भी व्यक्ति कंपनी के मिस्टर ए ने एक्स से कहा कि हम अंश लेना चाहते हैं, शेयर लेना चाहते हैं, तो एक्स ने इनको सेल कर दिया। तो कोई कंपनी के शेयर्स ले सकता है और कोई किसी को सेल आउट कर सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लोकतांत्रिक प्रबंध। मैंने पीछे भी कहा कि चूंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और वो चल उठ नहीं सकती, डिसीजन नहीं ले सकती, प्रबंध संचालन नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं, गैर मानव है। ऐसी पोजीशन में कंपनी अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए अपने जो समस्त शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स में से कुछ अंशधारकों को इस कार्य के लिए प्रतिनिधि के तौर पर चुन लेती है। वो प्रतिनिधि किसके हैं? शेयर होल्डर्स के। शेयर होल्डर ने अपने ग्रुप से कुछ लोगों को चयन कर लिया और वो चयनित व्यक्तियों का समूह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट देखता है, रोजमर्रे के व्यावसायिक एक्टिविटी में अपना सहयोग देता है और व्यवसाय संचालित होता रहता है, कंपनी चलती रहती है। ओके, तो ये बात यहाँ पर आती है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। बात आई कंपनी एक नागरिक नहीं है। देखिएगा कि यहाँ पर ये आर्टिफिशियल पर्सन है। नागरिक कौन होता है? प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन। कंपनी यहाँ पर आर्टिफिशियल, उसको जो कैरेक्टर मिला वो आर्टिफिशियल पर्सन का मिला, पर्सन है। ध्यान रहे कि पर्सन तो है वो, लेकिन क्या है? आर्टिफिशियल है। तो यदि हम सिर्फ पर्सन को लें तो जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, माल खरीदना, माल बेचना, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध करना, किसी के ऊपर मुकदमा करना, कोई उसके ऊपर मुकदमा करे, तो ये सब इसको भी राइट्स प्राप्त हैं। ओके, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, इसलिए किसी भी कंट्री का वो नागरिक नहीं हो सकती, किसी भी कंट्री का सिटीजन नहीं हो सकती। इज इट राइट? तो जब नागरिक नहीं हो सकती तो, लेकिन क्या है, अब नागरिक नहीं हो सकती लेकिन राष्ट्रीयता ले सकती है, निवास स्थान हो सकता है, घर हो सकता है। तो यहां ये कहा गया कि जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऑफिस, इसको हम घर कहते हैं इसका, और जहां पर रजिस्टर हुई है, जहां पर उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, वो उसका डोमिसाइल है, निवास स्थान है। राइट? तो निवास स्थान वो जगह कहलाती है, वो देश कहलाएगा जिस देश में वो कंपनी पंजीकृत हुई है, और जहां उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी कि जहां से उसका प्रबंध तंत्र, प्रबंध व्यवस्था को नियंत्रित करता है, वो उसका घर कहलाता है। राइट? लेकिन क्या है, ये नागरिक पोजीशन में नहीं है, नागरिक नहीं हो सकती। इज इट राइट? नेक्स्ट इज कंपनी की समाप्ति। ध्यान रहे कि कंपनी का जन्म किसने दिया था, कहां से हुआ था? एक कंपनी अधिनियम के द्वारा उसे कृत्रिमता प्रदान की गई थी, यानी कि जब संगठन को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया तब वो एक अस्तित्व में आई। अस्तित्व में आने का मतलब इसको जन्म हुआ। डेट ऑफ कॉर्पोरेशन कंपनी का डेट ऑफ बर्थ होती है, तो जन्म हुआ लॉ के द्वारा, नेचुरल पर्सन की प्रकृति के द्वारा जन्म होता है, तो प्रकृति उसकी मृत्यु करती है। लॉ ने उसको जन्म दिया तो मृत्यु भी लॉ के द्वारा किया जाएगा। लॉ में दिए हुए प्रावधानों के आधार पर उसकी समाप्ति संभव है। उसको प्राकृतिक घटनाएं या कोई व्यक्ति उसको मार नहीं सकता, उसकी समाप्ति नहीं कर सकता। राइट?
तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये जो कैरेक्टर्स फीचर्स आते हैं जो कि आपके सामने हमने बताए। यहाँ पर ये कैरेक्टर्स को ठीक तरीके से आप लोग समझ लें। कभी कभी एग्जाम में इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन के रूप में भी पूछ लिया जाता है और हमको जानना भी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जो आता है वो है सेपरेट एंटिटी। इस पर थोड़ा सा फोकस बना लें। सेपरेट और परपीचुअल सक्सेशन और कृत्रिम व्यक्ति, ये तीन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा सीरियसली ध्यान ले लें और ज़रूरत पड़ेगी आप कमेंट करिए। तो मैं कमेंट में यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है देन उसको आपको आपकी समस्या का निदान मैं उससे भी करूँगा। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में सीधे शेयर कैपिटल की तरफ चलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।